हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने देखा था कि जब हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल में शिफ्ट करते हैं तो हमारे कोऑर्डिनेट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। और साथ ही साथ हमने दूसरा कॉन्सेप्ट ये देखा था कि कोई एक पॉइंट गिवन है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था होमवर्क और आपको बनाने के लिए बोला था, और बहुत लोगों ने इसको सॉल्व किया है। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसको किस सवाल में प्रॉब्लम है और कौन सा कॉन्सेप्ट किसको समझ में नहीं आया। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि आपको एक फिगर गिवन था। मैंने बताया था कि यहाँ पे एक लाइन है ओरिजिन पे और यहाँ पे 5,0 पे एक दूसरा डियर है जिसका नेम बी था, और उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा डियर था जो जिसका नाम सी था और इसका कोऑर्डिनेट था 4,4, और फिर यहाँ पे ये था 4,5। ये था 4,5 और फिर यहाँ पे एक डी डियर था जिसका कोऑर्डिनेट था 0,4। और मैंने आपको ये कंडीशन दिया था कि जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर मूव करना स्टार्ट करता है और ये सिर्फ 1 सेकेंड के लिए सीधा मूव करेगा, उसके बाद ये अपने लेफ्ट साइड में टर्न हो जाएगा। तो ये एक बढ़िया सवाल था, ये एक पजल जैसा था, गेम जैसा था, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा खासा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और वो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल में मूव करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा कोऑर्डिनेट्स में। ये डायरेक्ट सवाल उसी कॉन्सेप्ट से। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक लड़के का ये डाउट है, बाकी 2 लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है, तो हम देखते हैं कि वो उन्होंने कैसा अटेम्प्ट किया है। तो चलिए मूव करना शुरू करते हैं। और एक और चीज़ ये गिवन था कि जो 1 यूनिट होगा इसमें वो 1 मीटर के इक्वल था, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो अब चलिए मूव करना शुरू करते हैं। ये 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा इधर, और 1 सेकेंड के लिए मूव करना है, तो 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, 4 मीटर। और अब ये क्या हो गया, शिफ्ट कर गया इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। और ये कैसे शिफ्ट हो रहा है आपको दिख रहा है ना, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस शिफ्ट हो रहा है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस शिफ्ट हो रहा है तो जो नया पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये देखिए ये 0,0 था, यहाँ से ये चलना शुरू किया और पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करना शुरू किया। तो जितने डिस्टेंस से ये मूव किया उतने डिस्टेंस का डिफरेंस आएगा किसमें, इसके एक्स कोऑर्डिनेट में। और चूंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, 4 से इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। और वाई में कोई चेंज नहीं आएगा तो वाई क्या होगा, 0। और वैसे भी ये दिख रहा है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट के एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसीलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो ये यहाँ पे आएगा और उसके बाद ये अपने लेफ्ट की ओर मूव कर जाएगा, और इसका लेफ्ट ये था और राइट ये था, तो ये सीधा इधर मूव कर गया। अब इधर मूव कर गया मतलब ये हुआ कि ये बी को नहीं खाएगा, तो बी बच जाएगा इससे, ठीक है। लेकिन अंकुर का जवाब ये था कि ये बी को भी खा जाएगा। अब शायद अंकुर को ये समझ में आ रहा होगा कि ये बी को नहीं खाएगा, ठीक है। अब इसके हम आगे मूव करते हैं। ये फिर से 1 सेकेंड के लिए मूव करेगा, तो 1 सेकेंड के लिए मूव करेगा तो बिल्कुल इस डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगा, और मान लेते हैं कुछ यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना करेगा, 4 मीटर, क्योंकि इसका स्पीड कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा। अब फिर से क्या हो रहा है, अब की बार ये वाई एक्सिस के पैरेलल में मूव कर रहा है ऊपर की ओर। तो इसमें क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा सेम रहेगा, यानी 4 था पहले, अभी भी 4 होगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस से इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि ये ऊपर की ओर गया है, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर गया है। तो पहले 0 था, अब हो जाएगा 4। तो ये 4,4 पे जैसे ही आएगा ये फिर से टर्न कर जाएगा अपने लेफ्ट साइड में, क्योंकि इसका लेफ्ट ये है और राइट ये है, तो ये इस साइड मूव कर जाएगा। अब आप फिर से देखिए ये सी पे पहुंच पाया क्या, नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब क्या हुआ, ये सी को भी नहीं खा पाएगा, ना बी को खा पाया ना सी को खा पाया। अब डी में देखते हैं। अब ये फिर से क्या होगा, वो 1 सेकेंड के लिए मूव करेगा। मान लेते हैं ये किसी पॉइंट पे जाएगा, तो अब क्या होगा, फिर से ये 1 सेकेंड के लिए मूव किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 4 मीटर।
और पहले से जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 4,4। तो 4,4 से ये 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये नए कोऑर्डिनेट पे पहुंचा और ये कोऑर्डिनेट हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ये मेथड हमने सीखा था पिछले क्लास में। चूंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव किया है तो इसीलिए सिर्फ डिफरेंस किस में आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट में, और ये निगेटिव डायरेक्शन में गया है। इसका डायरेक्शन किधर है, पीछे की ओर है, इस तरफ है, तो इसीलिए क्या होगा, डिस्टेंस इससे माइनस हो जाएगा। तो ये 4 है, 4 से 4 माइनस जाएगा यानी 0। तो ये जो नए कोऑर्डिनेट पे पहुंचेगा वो क्या होगा, 0 एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट के पैरेलल में शिफ्ट हो रहा है। तो वो 4 था तो अभी भी 4। अब देखिए कहाँ पहुँच गया, 0,4 पे, और 0,4 कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है जहाँ पे कौन है, डियर है। तो ये ईजिली वहाँ पहुँच के और उस डियर को खा जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बी को नहीं खाएगा, सी को नहीं खाएगा और डी को नहीं खाएगा, सॉरी डी को ये खा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। तो इसको सॉल्व किया है सिर्फ एक लड़के ने, नवनीत ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। अंकुर ने इसको ट्राई किया, डी उसका सही था, लेकिन ये बी को भी खाएगा, ये गलत था। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, इसमें यूज हो रहा था हमारा शिफ्टिंग ऑफ, किसी भी हम एक्सिस के अलॉन्ग जब शिफ्ट करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स में क्या डिफरेंस आता है, यही हम इसमें यूज कर रहे थे। अब हम चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, और उसमें 3 क्वेश्चन था, 3 अलग अलग जो पहला पॉइंट था वो था -3,5, दूसरा था 3,1, उसके बाद था 0,3 और उसके बाद था -1, -4। जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें जो 4 पॉइंट्स गिवन थे वो एक मिनट ये उल्टा हो गया। ये एक्चुअली में हमारा दूसरा क्वेश्चन था, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था -a, -2, 1,0, -1,2 एंड -3,0। और जो थर्ड क्वेश्चन था वो था 4,5, 7,6, 4,3 एंड 1,2। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको 4 पॉइंट्स गिवन है और आपको ये बताना था कि ये चारों पॉइंट्स बना के क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, रोम्बस बनाते हैं, यानी किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। नवनीत ने क्या किया इस क्वेश्चन में, वो ग्राफ का यूज किया। ग्राफ पे उसने क्या किया, ड्रॉ कर लिया सारे पॉइंट्स को, और फिर वो देख के बता दिया कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। उसने जो किया वो सही था, लेकिन आपको एग्जाम में ग्राफ नहीं मिलेगा इसको ऐसे करने के लिए। तो फिर इसको हम कैसे करेंगे, हमें इसको करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट का यूज करके, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। मतलब बिना ग्राफ के यूज किए हमको ये बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए इसमें हम सीखते हैं। बाकी लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया है, अब हम देखते हैं कि उनका आंसर किस हद तक करेक्ट है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पॉइंट्स को, ठीक है, ऐसा एक रैंडम सा आप ड्रॉ करिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जो पॉइंट्स है उसको डिनोट करना शुरू कर दीजिए। एक मतलब रैंडम डिनोशन, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है, -3 कहाँ होगा, -5 कहाँ होगा, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, और ये करना भी नहीं है। तो एक बेसिक सा बस आइडिया, और वो आइडिया हम कैसे लगाएंगे, वो ऐसे लगाएंगे जैसे सबसे पहला क्या है, -1,2। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो मान लीजिए ये यहाँ हम कुछ दिखा देते हैं। अब हमको ये इतना ध्यान नहीं रखना है कि ये डिस्टेंस को देखना है कि x तो 1 ही है तो ये ज़्यादा कैसे हो गया, ये कम हो गया, उससे सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस हमको एक रैंडम आइडिया लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहाँ है, 1,0। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ है, 1,0, यानी x एक्सिस पे होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 0 ही। इसीलिए जो
पिछले क्लास में जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया था कि एक्स एक्सिस पे कैसे पॉइंट को डिनोट करते हैं, कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होता है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो इस सवाल में आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसको कहाँ पे डोनेट करना है और कहाँ पे नहीं डोनेट करना है। इसीलिए वो वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और आई होप आप लोगों का क्लियर होगा भी। तो ये हो गया, ये हमने डिनोट कर लिया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, -1,2। तो ये कहाँ पे होगा हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा -1,2। अब एग्जैक्ट हमको पॉइंट नहीं दिखाना है कि इसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, उससे मतलब नहीं है, बस एक बेसिक आइडिया। अब कहाँ है, -3,0। अब देखिए, अब -3, कहाँ होगा, इस साइड होगा। अब यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि -3,0 को हम यहाँ पे नहीं दिखा देंगे, क्योंकि ये पता है कि -1 और ये -3, तो इसके ये और इधर ही होगा, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे। अब कितना इधर होगा हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमें एक बेसिक्स आइडिया लेना है। तो 4 पॉइंट्स को हमने दिखा दिया। अब इसके हम पॉइंट्स को मिला देंगे, हमने मिला दिया। अब देखिए, ये देख के हमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, ये अजीब सा बन गया। अजीब सा इसलिए बना क्योंकि जो पॉइंट्स है उसको हमने एग्जैक्ट नहीं दिखाया था कि कौन कहाँ पे है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा है, वो हम पता करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को से। आपको सारा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो इस डिस्टेंस को आप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अगर ए डिस्टेंस है तो ए कैसे होगा हमारा, आपको पता है -1 यानी कि 2 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4 यानी कि √8। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, √8। वैसे ही आपको सारा जो जितना भी इंडिविजुअल डिस्टेंस है सबको आपको निकालना है। तो ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी देखिए 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, तो √8। ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर √8, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर √8। तो अब आपको इतना समझ में आ गया कि इसका जो चारों साइड्स है वो इक्वल होगा। तो क्या इतने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको कल 4 जो ज्योमेट्रिकल फिगर था उसके बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि स्क्वायर और रोम्बस दोनों का क्या होता है, जो चारों साइड है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, क्योंकि ये स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। क्योंकि अब तक हमने क्या प्रूव किया, अब तक हमने सिर्फ ये देखा कि चारों साइड्स इक्वल है, और चारों साइड्स तो रोम्बस का भी हो सकता है और स्क्वायर का भी। तो कौन सा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है जो डिफरेंस करता है स्क्वायर में और रोम्बस में, और वो पॉइंट है इनका डायगोनल्स। अगर डायगोनल इक्वल हो गया तब हम मान लेंगे ये स्क्वायर है, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो हम क्या मानेंगे, ये रोम्बस है। तो चलिए हम डायगोनल का लेंथ निकालते हैं, और वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डायगोनल, और एक डायगोनल हमारा ये हो गया। तो चलिए ये मान लीजिए D1 है और ये D2 है। तो D1 कितना हो जाएगा हमारा -1, तो ये तो 0 स्क्वायर एंड ये 2 कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट, यानी कि ये 4 हो जाएगा। और D2, आई होप ये कैलकुलेशन आपके लिए अब इरिटेटिंग नहीं होगा, इस कैलकुलेशन को आप इजीली कर ले जाएंगे। अब हम D2 निकालते हैं, तो DT कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा 4 करके आप देखिएगा। तो यहाँ पे अब हमें क्या दिखा कि चारों साइड इक्वल है और साथ ही साथ दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल है। तो इससे हमें क्या पता चला, ये कौन सा फिगर है, ये है हमारा स्क्वायर। तो 2 इसका क्या होगा करेक्ट, ये होगा स्क्वायर। ठीक है, और इसको आई थिंक सारे लोगों ने करेक्ट किया था, बस नवनीत ने क्या किया था कि ग्राफ का यूज किया था। तो मैं फिर से ये बोलूँगा कि ग्राफ का यूज आप ना करें, अगर यूज करते हैं तो अच्छा बात है, उससे थोड़ा और विजुअलाइजेशन होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको मैथमेटिकल अप्रोच रखना है। सिर्फ फॉर्मूले से ये पता लगाना है कि ये स्क्वायर होगा या नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो ड्रॉ करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाए। अब चलिए इसको ड्रॉ करना शुरू करिए। -3,5 कहाँ पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, मान लेते हैं यहाँ।
अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि -3 ज़्यादा डिस्टेंस होगा 5 से, तो उससे आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, -3,5 हमने यहाँ दिखा लिया। अब क्या है 3,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, चलिए यहाँ पे दिखा लेते हैं 3,1। अब 0,3 कहाँ पे होगा, 0,3 0 एंड ,3 मान लीजिए कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, -1,4 -1,4 कहाँ पे होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा। ये हो गया हमारा -1, -4। और हम यहाँ से क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, तो एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक। अब देखिए यहाँ से फिर से हमें कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है ये कैसा होगा। हो सकता है ये कुछ भी हो, तो हम वो कैसे पता करेंगे, वो हम पता करेंगे इनके साइड्स को देख के। तो चलिए सारे साइड्स को निकालना शुरू कीजिए। इसको हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3² 9 एंड 2² यानी √13। ये हो गया √13। अब यहाँ से हम यहाँ निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3² 9 + 4 यानी ये भी √13। इसको निकालते हैं, ये कितना होगा, 2² एंड 3²। एक मिनट, ये हो जाएगा 4² 16 + 5² 25। ये हो जाएगा हमारा √41। अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2² यानी 4 एंड +9² यानी ये हो जाएगा 85। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसका चारों मतलब कुछ भी इक्वल नहीं है, तो ऐसा हमने कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई भी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। अब यहाँ पे अंकुर का क्या आंसर था कि ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है। अब बताओ ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जो क्या होता है, जिसके पास कितना साइड होता है, 4 साइड्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें 4 साइड्स है कि नहीं है, तो इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे या नहीं, बोलेंगे। लेकिन क्या ये कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम या रोम्बस, ऐसा नहीं है। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, जो साइड है उसके लेंथ को देख के। अब बताइए यहाँ पे हमें डायगोनल को देखने का ज़रूरत है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि साइड्स को देख के हमें पता चल गया कि ये तो कुछ भी है ही नहीं। जब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि चारों साइड इक्वल आ रहा था, तो हमें कन्फ्यूजन हो गया था कि स्क्वायर का भी यही प्रॉपर्टी होता है और रोम्बस का भी यही प्रॉपर्टी होता है। तो फिर उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक स्टेप और गए और हमने डायगोनल्स को चेक किया। अगर मान लीजिए बिना डायगोनल को देखे पहले ही हमें पता चल गया कि ये क्या है, तब हमें ज़्यादा कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, जो थर्ड क्वेश्चन है। चलिए इसको भी ड्रॉ करते हैं। 4,5 मान लीजिए यहाँ कहीं है 4,5, उसके बाद है 7,6। अब देखिए जब एक ही कोऑर्डिनेट्स में जब क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट आने लगे, तब हम थोड़ा बेसिक आइडिया रखेंगे कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इससे बड़ा है तो इधर होगा, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, इससे बड़ा हो तो ऊपर होगा, मतलब इधर कहीं होगा। अब देखिए कितना ऊपर होगा कितना नीचे होगा उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमें एक बेसिक्स आइडिया रखना है कि इसके दाएं और इसके ऊपर होगा। ठीक है, उसी तरीके से 4,3 भी कहाँ है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो 4, तो ये भी कितना था हमारा 4,5 यानी इसी के नीचे होगा, और इसके वाई कोऑर्डिनेट इससे इसका छोटा है तो ये इसके नीचे होगा कहीं, मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा। अब कौन सा है 1,2, तो x कोऑर्डिनेट इधर है और y, तो दोनों इससे छोटा होगा, तो कहीं यहाँ मान लेते हैं 1,2। अब हम इसको मैच कराते हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब फिर से इसका हम क्या करेंगे, चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो पहले ये लेंथ निकालते हैं, ये लेंथ हमारा कितना हो जाएगा 413 स्क्वायर 9 एंड 5299, तो √18। फिर इसका निकालेंगे तो ये कितना है 1,2, तो ये हो जाएगा 4 में से 1 3 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर यानी √10, और ये क्या हो जाएगा 743 स्क्वायर 9 एंड 639 यानी √18
ये हो जाएगा आपका 743, तो ये हो जाएगा √10। अब देखिए, अब आपको क्या दिख रहा है कि जो आमने सामने का साइड्स है वो इक्वल है। तो इससे क्या कंफर्म हो गया, क्या ये स्क्वायर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होना चाहिए। ये रोम्बस होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी चारों साइड इक्वल होगा। रेक्टेंगल होगा क्या? हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है कि चार आमने सामने का जो साइड है वो इक्वल होना चाहिए। पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, आमने सामने का साइड इक्वल होता है। तो अब हम ये डिफरेंस कैसे चेक करेंगे? तो इसीलिए हमें फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, डायगोनल पे। अब हम डायगोनल पे आएंगे, तो अब डायगोनल का लेंथ आपको निकालना है। मान लीजिए ये D1 है, तो D1 कितना हो जाएगा हमारा, D1 हो जाएगा ये 440,532, तो ये 2 हो गया। और D2 कितना हो जाएगा, D2 हमारा हो जाएगा 7 से 1 जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब ये जो भी हो 2 नहीं आएगा। तो डायगोनल क्या हो गया हमारा, आपस में इक्वल नहीं है। तो चारों साइड इक्वल है, सॉरी आमने सामने का साइड इक्वल है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है। ये किसका प्रॉपर्टी होता है, पैरेललोग्राम का। तो इसीलिए ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का या उसमें जो डिस्टेंस फार्मूला है उसका यूज करके हम ये बता सकते हैं कि कौन सा शेप हमारे पास कैसा है। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आया होगा। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा और हम डिस्कस कर लेते हैं इसी में। शायद हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन आया हो कि जब पॉइंट्स को दिखाने का बात आ रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आपको एग्जैक्ट दिखाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि कौन किसके आगे होगा, कौन किसके पीछे होगा। वो क्यों? अगर मान लीजिए आप रैंडमली एक दिखाने लग गए पॉइंट को, मान लीजिए 4,5 दिखा दिया, 1,2 को आपने यहाँ दिखा दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं आपने 7,6 को दिखा दिया, और यहाँ पे आपने 4,3 को दिखा दिया। तो अब जो आप क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे डायगोनल की तरह काम कर रहा है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक साइड की तरह काम कर रहा है कि नहीं। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे ना है, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक बेसिक्स आइडिया रखना है, एग्जैक्ट नहीं बनाना है कि कौन पॉइंट कहाँ है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन किसके ऊपर या दाएं में रहना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। और उसमें कुछ एक ऐसा लाइन दिया था और इसका कोऑर्डिनेट था 2,3 एंड ये था 3,2। और आपको ये बताना था कि ये जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या नहीं। अब देखिए, पता नहीं आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया है, कुछ लोगों ने आंसर यस दिया है, कुछ लोगों ने नो दिया है। क्या आपने इसको देख के जवाब दिया है कि ये दिखने में, क्योंकि एक्स एक्सिस तो ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, और ये हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। अगर आपने ऐसे जवाब दिया है तो आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो रॉन्ग है, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम सीधा सीधा ड्रॉ करें। हो सकता है अगर मेरा मन मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँ थोड़ा टिल्ट करके, या मेरा मन तो मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँ। अब इस केस में बताइए ये जो लाइन होगा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं। और इसको अब यहाँ से मैं एक्स कोऑर्डिनेट को डिलीट कर दूँ तो ये आपको क्या दिख रहा है, आप बोलेंगे कि ये लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ही नहीं, क्योंकि ये ऐसे है। एक्स एक्सिस के पैरेलल तो लाइन ऐसे होता है, लेकिन असल में ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो फिर अब आपके दिमाग में डाउट हो रहा होगा, तो हम अब कैसे पता करेंगे कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या नहीं, या कोई वाई एक्सिस के पैरेलल है या नहीं। तो ये आपको देख के नहीं करना है, ये आपको मैथमेटिक्स से करना है। और मैंने क्या कॉन्सेप्ट कल बताया था कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल में मूव करेंगे तो क्या होगा, अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल में मूव करेंगे तो क्या होगा, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो चेंज होगा नहीं होगा।
वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल में अगर आप मूव करेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस लाइन के लॉन्ग अगर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, इसका क्या मतलब है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब चाहे वो कैसे भी दिया हो स्पेस में, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, इसका क्या मतलब है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में। तो यहाँ पे देखिए 2 से एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो गया। इसका मतलब ये क्या है, हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल तो अब नहीं हो सकता। अब वाई कोऑर्डिनेट को देखते हैं, वाई 3 से 2 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया। इसका मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट के पैरेलल भी, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल भी नहीं होगा। तो ये ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब जब ये सवाल आ ही गया है तो कुछ और सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। 3 लाइन है यहाँ पे, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट है आपको गिवन है 2,3 और ये जो कोऑर्डिनेट है आपको गिवन है 3,3। ये जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है 1,2 और ये जो कोऑर्डिनेट है -2,4। ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -3,-3 और ये जो कोऑर्डिनेट है आपको गिवन है -3,4। अब बताइए ये लाइन किस एक्सिस के पैरेलल में है। ठीक है, तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम इसके कोऑर्डिनेट को देखेंगे, इसके ओरिएंटेशन को नहीं देखेंगे कि ये किधर झुका है, क्योंकि हो सकता है इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस ही झुका हो। ठीक है ना, तो 2 से 3 हो गया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो गया, और एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया इसका क्या मतलब है कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल जब हम मूव करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, चेंज नहीं होता है। अब इसको देखते हैं, अब वाई कोऑर्डिनेट हमारा चेंज नहीं हो रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट कब चेंज नहीं होता है, जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं। तो इसीलिए किसके पैरेलल होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में होगा। अब इसको देखते हैं, इसमें एक्स भी चेंज कर रहा है और वाई भी चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये तो ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसको देखते हैं, इसमें फिर से एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और एक्स कोऑर्डिनेट कब चेंज नहीं होता है, जब हम वाई एक्सिस के पैरेलल में मूव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन किसके पैरेलल में है, वाई एक्सिस के पैरेलल में। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल जब हम मूव करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्लास पे, जो हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत प्यारा क्वेश्चन था और एक लड़के ने उसका बहुत बेहतरीन आंसर किया है। क्वेश्चन था हमारा कि यहाँ पे एक फिगर दिया था, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे परपेंडिकुलर था, फिर यहाँ था, ये हमारा पॉइंट P था, ये Q था, और Q का कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा था, और हमें बताना था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और ये O पॉइंट था, ये A था, ये B था और ये C था। ठीक है, सबसे पहला जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये सवाल मैंने अधूरा दिया था, ये मेरे से मिस्टेक से हो गया था। मुझे ये बताना चाहिए था कि ये क्या है, ये रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये क्या है। ठीक है, एक लड़के ने कमेंट में ये डाउट पूछा भी था कि ये रोम्बस है या पैरेललोग्राम है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि उसको ये समझ में आ रहा था, उसको अप्रोच एग्जैक्ट पता था, तभी तो उसके दिमाग में ये डाउट आया और उसने मुझे ये डाउट पूछा, फिर मैंने उसको बताया कि ये क्या है और उसके बाद उसने एकदम सही आंसर किया है इसको। अब मैं आपको आगे जब सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हमें ये ज़रूरत है ये जानने का कि ये क्या है। अब देखिए हमें क्या करना है, सवाल का मेन पर्पज़ है अल्फ़ा कॉमा बीटा का वैल्यू निकालना। जब अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे तभी तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल पाएंगे। और अब इस डायग्राम को देख के बताइए क्या हम अल्फ़ा बीटा तक पहुंच सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट हो के हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ऐसा एक सवाल भी मैंने कराया था पिछले क्लास में। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है ये ओरिजिन है तो 0,0 है। और क्या गिवन है, हमें ये जो ये D पॉइंट था और ये हमें CD डिस्टेंस गिवन है 8,
फिर हमें ये डिस्टेंस गिवन है OD 6। अब देखिए ये जैसे ही हमें पता चल गया तो इसको देखिए, इस ट्राइंगल को, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें अगर हमें हाइट और बेस पता चल गया तो हम हाइपोटेनस को निकाल पाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये होता है। तो ये हमने 10 निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में ये पता है कि ये रोम्बस है, इसीलिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था। अब जैसे ही आपको पता चल गया रोम्बस है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका चारों साइड इक्वल होता है। तो ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। अब ये 10 है, हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम शिफ्ट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जब हम शिफ्ट करते हैं तो उसमें हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी तो हम अगला कोऑर्डिनेट बता पाएंगे। अब डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए क्या होगा। हम 0,0 से इधर शिफ्ट हो रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट हो रहे हैं, तो वाई में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वाई 0 का 0। और एक्स में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गए, 6, क्योंकि ये 6 क्वेश्चन में गिवन है। तो 0 से 6 ट्रेवल करके तो डी कितना हो गया, 6,0। अब डी से हम सी पे जाएंगे। ठीक है, डी से जब सी पे जाएंगे तो सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब हम देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं सी पे, तो जब वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं तब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 6 था यहाँ पे, तो यहाँ भी 6 होगा। और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा कितने अमाउंट से, 8 से, और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसलिए वाई 0 + 8 कितना हो जाएगा, 8। यानी सी का कोऑर्डिनेट हो गया 6,8। अब इस पॉइंट से हम यहाँ तक जाएंगे बी पे। ठीक है, और इधर हम कितना डिस्टेंस मूव कर गए, 10। और ये किसके पैरेलल में जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल में जा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में जा रहे हैं तो इसीलिए क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ 8 था तो यहाँ भी वाई 8 होगा। लेकिन ये जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है ये कितने अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा, 10 से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 10 16। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या पता चल गया, 16,8। अब हम बी से पी की ओर जाएंगे। अब यहाँ देखिए फिर हम किसके पैरेलल मूव कर रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल। तो पी पे क्या होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा, यानी कि ये 16 था तो यहाँ भी 16 होगा। और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा कितने अमाउंट से, जितने अमाउंट का ये डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन था, ये गिवन था 8। तो वाई कोऑर्डिनेट 8 से बढ़ जाएगा क्योंकि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो इसका हो जाएगा 16,6। अब पी से हम किधर जाएंगे, क्यू पे जाएंगे। अब हम किधर जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल में जा रहे हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा एज इट इज। और एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो जाएगा कितने से, इस डिस्टेंस के अमाउंट से। और डिस्टेंस कितना गिवन है, 6, सॉरी डिस्टेंस गिवन है 10। तो 16 है, 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26। तो अब बताइए अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया, 26, बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 16। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, 42। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और एक लड़के ने इसको सॉल्व किया बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। हम कर क्या रहे हैं, हमें ये पॉइंट निकालना है कैसे भी, क्यों अल्फ़ा बीटा निकाल देंगे और फिर हम अल्फ़ा बीटा को जोड़ देंगे, यही तो करना है। लेकिन अब अल्फ़ा बीटा को हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे तो हम पॉइंट बता सकते हैं। तो मूव करना शुरू करेंगे यहाँ से। हम कैसे मूव करेंगे, यहाँ से क्यों शुरू किए मूव करना, क्योंकि ये पॉइंट हमें पता है। हम इधर गए एक्स एक्सिस के पैरेलल, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल, फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल, फिर वाई के पैरेलल, फिर एक्स के पैरेलल, मतलब ऐसे 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 ऐसे। अब ये पता है और ये डिस्टेंस पता है तो हम ये पता कर पाए। फिर जब ये पता लग गया और ये डिस्टेंस पता है तब ये हम पता कर सकते हैं। फिर जब ये पता है और ये डिस्टेंस पता है तो हम ये पता कर पाएंगे। और जब ये पता हो गया और ये डिस्टेंस पता है तो ये पता कर पाएंगे। फिर जब ये पता चल गया और ये डिस्टेंस पता है तब ये भी पता कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स को हम लोग पता करते गए और फिर फाइनल इसका कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। और जैसे ही इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया हमारा आंसर हमें मिल गया। तो ये एक बेहतरीन सवाल था और सिर्फ इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हमें पता ही था पहले से कि जब एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे तो क्या होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट पता होते हुए भी उसका सबसे इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेशन। सिर्फ एक छोटे से कॉन्सेप्ट से इतना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो गया। हो सकता है इससे भी और अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में
सिर्फ ये अप्रोच नहीं रखना है कि कॉन्सेप्ट को सीख लेना है, उसका आप अप्लाई कितना कर पा रहे हैं, उसको उसका एप्लीकेशन आप कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैथ में। ठीक है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे डेवलप करेंगे। मैं अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन लाऊंगा जिसको आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, फिर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फिर हम लोग ये चीज़ सीख जाएंगे कि किसी भी कॉन्सेप्ट को हम कैसे अच्छे से अप्लाई करते हैं। फिर हम अब आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, और जो हमारा आखिरी क्वेश्चन था वो इसमें एक ट्राइंगल गिवन था, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। एक्चुअली में वो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया नहीं है, तो उस कॉन्सेप्ट को आज हम सीखेंगे अभी के क्लास में। फिर से आप उसको ट्राई करिएगा। अगर आपने बना लिया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो आप उसको फिर से ट्राई करिएगा। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कोलिनियरिटी। इसमें क्या होता है कि 3 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 3 पॉइंट्स को मिला के हम क्या क्या बना सकते हैं। मान लीजिए कोई भी 3 पॉइंट है रैंडम, आप इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये ट्राइंगल बना। फिर चलिए इन तीनों को मिलाते हैं, फिर से क्या मिला, ट्राइंगल, फिर से क्या मिला, ट्राइंगल। तो 3 पॉइंट्स को आप कभी भी मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्राइंगल। हमेशा वो ट्राइंगल मिलता रहेगा, चाहे वो ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, अब चलिए एक और कंडीशन लेते हैं। अब आप इन तीनों को बनाइए मिला के, तो आप क्या बनाएंगे, इसको पहले इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे। आपको ये क्या दिख रहा है, ट्राइंगल मिला क्या, नहीं मिला, हमें ये एक लाइन मिल गया, हमें ये एक लाइन मिल गया। अब ये देखिए सिर्फ स्पेशल केस में हमें लाइन मिल रहा है, जब तीनों पॉइंट एकदम एक दूसरे के आमने सामने हो। जब उस केस में हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ट्राइंगल ना मिलके हमें एक लाइन मिल जाएगा। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट्स क्या है, लीनियर फॉर्म में है, एक दूसरे के सामने है, मतलब एक सीध में है, तो इसीलिए हम इनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो आई होप अब आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया कि कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट्स वो होता है कि जब हम तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें क्या, एक लाइन मिलेगा। या दूसरे शब्दों में हम ये बोले कि जब तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और हमें कोई ट्राइंगल नहीं मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। अब तो ये हो गया, मान लीजिए कि ये डायग्राम आप ड्रॉ करके ये हमें दिख गया कि तीनों एक लाइन में हैं, बता दिए। लेकिन अगर कोई रैंडम पॉइंट्स हमें दिया हो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, एक पॉइंट दिया है 2,3, 3,4, 4,4, तो तब हम कैसे बताएंगे। फिर से आप ग्राफ यूज करेंगे, लेकिन मैंने क्या बोला, ग्राफ आपको यूज नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमें सिर्फ ग्राफ पे भरोसा करके नहीं रखना है, हमें अपना मेथड सीखना है जिससे हम ये बता सके कि कोई पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि इस ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए आपका कोई होमवर्क नहीं है, आपको बस क्या करना है, जो भी पिछला क्वेश्चन था वो सारा अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें तो उसको एक बार फिर से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप जो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है उसको आप फिर से सही कीजिए और आप सोचिए कि आप क्यों नहीं सोच पाए, उस सवाल को क्यों नहीं कर पाए, और गलती किए तो कहाँ पे गलती किए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।